पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ स्काउंटर्स, यानी राजनीति में सिर्फ बेईमान लोग ही सफल हो सकते हैं। ग्रीस में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे प्लेटो। उन्होंने आज से सैकड़ों साल पहले लिखा कि लोकतंत्र में अगर पढ़े लिखे समझदार लोग भागीदार नहीं बनेंगे तो उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर उन पर शासन करे। आज की भारतीय राजनीति को आप अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि अगर आप मुद्दों से हटकर बात करेंगे तो शायद जल्दी सफल हो सकते हैं। अगर आप बात मुद्दों की करेंगे, कोर इश्यूज के करेंगे, तो शायद आपको कोई स्थान ही न मिले। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। एक बार फिर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, एक बार फिर 202 सीट के साथ सरकार बनाने जा रही है और संभवतः नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इस पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में कई सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे थे। तो आइए समझते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 5 बड़े फैक्टर्स जिन्होंने पूरे चुनाव की दिशा और दशा डिसाइड की। आजाद भारत के चुनावी इतिहास में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब तक का बिहार का सबसे ज्यादा वोटिंग टर्नआउट वाला चुनाव था, यानी वोटिंग परसेंटेज लगभग 67% के आसपास रहा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है महिलाओं का पार्टिसिपेशन, जो लगभग 71% के आसपास रहा, जो पुरुषों की तुलना में 7 से 8% ज्यादा है। ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो 2020 के मुकाबले 67% का यह आंकड़ा लगभग 7 से 8% ज्यादा है, जो अपने आप में एक हिस्टोरिक यानी अप्रत्याशित घटना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस पूरे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर हावी रहा वो है द प्रशांत किशोर फैक्टर, यानी द पीके फैक्टर। बिहार में प्रशांत किशोर की राजनीतिक यात्रा महज 3 वर्ष पुरानी है। जब बिहार के गांधी आश्रम पश्चिमी चंपारण से प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की तो आंकड़ों से ज्यादा गरीब दिखने वाले बिहार को जानने निकले थे। 2 अक्टूबर से मैं स्वयं पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा। और 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने जन स्वराज पार्टी की स्थापना की। 2025 का यह बिहार विधानसभा चुनाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पूरे चुनाव के दौरान अगड़े पिछड़े, जातिवाद, सांप्रदायिक राजनीति और लालू यादव के जंगल राज पर ज्यादा बात नहीं, बल्कि कोर इश्यूज यानी रियल मुद्दों पर बात हुई, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आंकड़ों से ज्यादा गरीब दिखने वाले राज्य बिहार पर बात हुई। प्रशांत किशोर की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे बिहार की राजनीति का केंद्र बन गए। भले ही प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी इस पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ अच्छा परफॉर्म न कर पाई, लेकिन प्रशांत किशोर के नाम का शोर बिहार की राजनीति में गूंजता रहा। मेरा कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि ये फर्जी लोग हैं, फर्जी डिग्री लगाया है, हत्या का आरोपी है, 1 नंबर का भ्रष्टाचारी है, जो करते बनता है कर लो, तुमसे डरते। प्रशांत किशोर के आने वाले राजनीतिक वर्ष कैसे होंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना बिल्कुल तय है कि प्रशांत किशोर को बिहार की आवश्यकता नहीं है, पर बिहार को प्रशांत किशोर जैसे नेताओं की बहुत आवश्यकता है। जब भी उत्तर प्रदेश और बिहार की बात आती है तो एक फॉर्मूले की याद आती है, वो है M/Y फार्मूला, यानी मुस्लिम यादव समीकरण। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव एक मुश्त होकर के वोट देते हैं, और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, दूसरी पार्टियों के मुकाबले हमेशा एज में रहते हैं। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एक और M/Y समीकरण की बात हुई। इस बार मुस्लिम यादव समीकरण नहीं, महिला युवा समीकरण चला, जिसने पूरे विधानसभा चुनाव को पलट कर रख दिया, यानी युवा और महिलाएं ही डिसाइडिंग फैक्टर रहे कि कौन बिहार में गद्दी पर बैठे। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने एक और मुद्दे को खूब उठाया, वो है पलायन। दरअसल बिहार में 2 सेक्शंस पलायन करके बिहार से बाहर जाते हैं। एक वो जो हायर एजुकेशन के लिए बिहार से बाहर जाते हैं और दूसरे वो जो मजबूरी में रोजी रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर जाते हैं। हम लोग के बच्चे, आपके बच्चे जब बिहार से बाहर जाते हैं तो बिहारी कह के हम लोग को अपमानित करता है, गाली देता है, थप्पड़ मारता है। प्रशांत किशोर का पलायन मुद्दा काफी चर्चा में रहा, जिसकी वजह से प्रवासी मजदूरों को एक बड़ा वोट बैंक माना जाता रहा कि ये किसी भी तरह इलेक्शन के रिजल्ट्स को डिसाइड कर सकते हैं। दी प्रशांत किशोर फैक्टर के बाद एक और फैक्टर होता है LK फैक्टर, यानी दी नीतीश कुमार फैक्टर। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति 10 साल से ज्यादा प्रदेश का मुख्यमंत्री हो तो उसके खिलाफ ऑटोमेटिकली एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर होती, लेकिन नीतीश कुमार के मामले में इस बार उल्टा होता हुआ दिखाई दिया। इसके कई कारण हैं, जैसे 1990 से 2005 तक लगभग 15 साल लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में रही और लगभग 1.5 दशक तक बिहार ने जाति नरसंहार देखा।
बिहार में लालू यादव का जंगल राज चलता रहा और इस जंगल राज को खत्म करने वाले सुशासन बाबू के रूप में नीतीश कुमार को देखा जाता रहा। भाजपा के शीर्ष नेताओं के द्वारा जब ये कहा जाता रहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जा रहा है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि चुनाव के बाद बिहार में अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो ये प्रश्न उठा कि भाजपा नीतीश कुमार को हटाना चाहती है। नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। इसके खिलाफ नीतीश कुमार के पक्ष में एक प्रो इनकम्बेंसी लहर चली, उसमें कई सारे वोट नीतीश कुमार को पड़े और नीतीश सरकार के द्वारा महिलाओं के अकाउंट में सीधे 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए, जो इस पूरे इलेक्शन का सबसे डिसाइडिंग फैक्टर माने जाते हैं। तो बिहार में एक नई सरकार है जिसको कई सारे मुद्दे सुलझाने हैं ताकि आंकड़ों से ज्यादा गरीब दिखने वाला बिहार एक समृद्धशाली बिहार बन सके। बिहार जितना आंकड़ों में गरीब दिखता है और जब आप उसको इन पर्सन फील करते हो तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या वो इन पर्सन और भी ज्यादा बहुत भयानक दिखता है। व्हाइट कॉमन, आप किसी भी सभा में आप बैठते हैं तो 5-10 ऐसी बूढ़ी महिलाएं आपको मिल जाएंगी, बुजुर्ग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, 400 रुपये पेंशन मिलता है, वो भी नहीं आ रहा है, बच्चों ने मुझे निकाल दिया है, मेरे पास घर नहीं है। तो घबराहट होती है मुझे, घंटों में सोचता हूँ कि यार कैसे वो मैनेज कैसे करते हैं 400 रुपये।